ये मोहब्बत की दुकान के नाम पर नफरत का सामान बेचने की उनकी पुरानी नीति है। इनको वोट बैंक के अलावा कुछ नहीं दिखता है, इसलिए इन्होंने सालों साल तक जम्मू और कश्मीर के बीच खाई को गहरा किया। केंद्र सरकार में रेल राज्य मंत्री, भाजपा शासित उत्तर प्रदेश के मंत्री लोकसभा में प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी जी को नंबर 1 आतंकवादी कह रहे हैं, ये बहुत ही खंडनीय है। हमारे घड़ियाली आंसू बहाने वाले नेता कांग्रेस के कोई कम नहीं है। हींग लगे न फिटकरी, रंग चोखा करने में लगे रहते। राहुल गांधी खुद देश के नंबर 1 टेररिस्ट, अगर किसी को मेरे ख्याल से किस पे अनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, या देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लाना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी है। Statements are merely not a statements. This is clearly a threat, live threat to Honorable Leader of Opposition, Rahul Gandhi. आज कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी जी पे कोई कुछ अगर बोल देता है तो उस पर बड़ी चर्चा हो रही है, बड़ा दुख हो रहा है। और तब खड़गे साहब को ध्यान नहीं हुआ कि मौत के सौदागर से लेकर क्या क्या नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कहा गया। तो ये सियासत वाली गाली है। यहां गाली एक के बाद एक है। राहुल गांधी ने अमेरिका में सिखों और आरक्षण को लेकर जो बयान दिया, उस पर छिड़ा सियासी घमासान अब गाली गलोच पर आ गया। बीजेपी और सहयोगी पार्टियां राहुल गांधी पर विवादित टिप्पणियां कर रही हैं, तो कांग्रेस पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर अपने नेताओं को मर्यादा में रखने की नसीहत दे रही है। कांग्रेस के अध्यक्ष ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी तो बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी जवाबी चिट्ठी लिख दी और कांग्रेस को 110 गालियों की याद दिला दी। पूछ लिया ये 110 गालियां पीएम को आखिरकार किसने दी थी। बात सिर्फ लेटर वॉर तक सीमित नहीं है, बल्कि पाकिस्तान तक भी बात पहुंच चुकी है। यानी कुल मिलाकर खबर यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के अध्यक्ष और जेपी नड्डा में अब लेटर वॉर छिड़ गया है। पीएम मोदी को गाली देने पर नड्डा ने खड़गे से सवाल पूछ ली थी। क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी को क्यों बचाव कर रहे हैं? राहुल गांधी का बचाव क्यों कर रहे हैं खड़गे? राहुल गांधी की किस बात पर कांग्रेस को गर्व है? नड्डा पूछ रहे हैं। नड्डा पूछ रहे हैं कि भारत विरोधी के साथ गलबैया क्यों करते हैं राहुल गांधी? पाक परस्त के साथ खड़े क्यों होते हैं राहुल गांधी? देश तोड़ने वालों से क्यों समर्थन मांगते हैं राहुल गांधी? आरक्षण खत्म करने की मंशा क्यों जताते हैं राहुल गांधी? सवाल नड्डा यह भी पूछते हैं कि आखिरकार कांग्रेस ने पीएम को 110 गालियां क्यों दी? यह तो बात रही नड्डा की। अब आइए खड़गे साहब पर। खड़गे कह रहे हैं कि बीजेपी और सहयोगी दलों की भाषा हिंसक है। राहुल गांधी को आतंकवादी कहना गलत है। यानी एक तरफ से नड्डा जी की चिट्ठी और दूसरी तरफ से खड़गे जी की चिट्ठी। यह है लेटर वॉर। भारतीय संस्कृति अहिंसा, सद्भाव और प्रेम की है। घृणा फैलाने वाली शक्तियों के चलते बापू, इंदिरा गांधी, राजीव की शहादत हुई। यह जिक्र कर रहे हैं लेटर में खड़गे साहब। अपने नेताओं पर अनुशासन और मर्यादा का अंकुश लगाएं। यानी मल्लिकार्जुन खड़गे और जेपी नड्डा में यह लेटर वॉर छिड़ा है, जो हमने आपको दिखाया। एक तरफ से वार हो रहा है, दूसरी तरफ से पलटवार हो रहा है। खड़गे लिख रहे हैं पीएम को चिट्ठी और नड्डा लिख रहे हैं खड़गे साहब को चिट्ठी। लेकिन अगर राहुल के खिलाफ विवादित बयानों की लिस्ट देखें तो हाल फिलहाल में जो बयान आए उस पर भी आपको गौर फरमाना चाहिए। रवनीत बिट्टो, सबसे बड़ा बयान, केंद्रीय मंत्री, राहुल देश के नंबर 1 आतंकवादी हैं। रघुराज सिंह, राज्य मंत्री, राहुल नंबर 1 आतंकवादी हैं। तरविंदर सिंह,
आने वाले टाइम में वही हाल होगा जो दादी का हुआ। संजय गायकवाड़, शिवसेना विधायक, राहुल की जीप काट के लाओ, 11 लाख का इनाम पाओ। और फिर अनिल बोले सांसद है बीजेपी के, राहुल गांधी की जीप जला देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी भी पीछे है। राहुल गांधी ने हाल में बयान दिया था कि 6 महीने बाद घर से नहीं निकल पाएंगे पीएम मोदी को लेकर, युवा ऐसे डंडे मारेंगे। और सोनिया गांधी भी बयान दे चुकी हैं, मोदी मौत का सौदागर है। यानी भाषा की मर्यादा किसने नहीं लांदी, यह एक बड़ा सवाल है। लेकिन जो बयान और जो लेटर वॉर, क्या यह सियासत गालियों वाली सियासत बन गई है? पहले कुछ बयान आपको सुना रहे हैं और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ और समझेंगे कि आखिरकार यह देश की सियासत किस दिशा में जा रही है। मोहब्बत की दुकान के नाम पर नफरत का सामान बेचने की उनकी पुरानी नीति है। इनको वोट बैंक के अलावा कुछ नहीं दिखता है। इसलिए इन्होंने सालों साल तक जम्मू और कश्मीर के बीच खाई को गहरा किया। केंद्र सरकार में रेल राज्य मंत्री, भाजपा शासित उत्तर प्रदेश के मंत्री लोकसभा में प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी जी को नंबर 1 आतंकवादी कह रहे हैं। ये बहुत ही खंडनीय है। हमारे घड़ियाली आंसू बहाने वाले नेता कांग्रेस के कोई कम नहीं है। हींग लगे न फिटकरी, रंग चोखा करने में लगे रहते हैं। राहुल गांधी खुद देश के नंबर 1 टेररिस्ट, अगर किसी को मेरी ख्याल से किस पे इनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, या देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लाना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी। Statements are merely not a statements. This is clearly a threat, live threat to honorable leader of opposition राहुल गांधी। आज कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी जी पे कोई कुछ अगर बोल देता है तो उस पर बड़ी चर्चा हो रही है, बड़ा दुख हो रहा है। और तब खड़गे साहब को ध्यान नहीं हुआ कि मौत के सौदागर से लेकर क्या क्या नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कहा गया। तो अपने मेहमानों की तरफ रुख कर रहे हैं। आपको बता दें आज हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा जो मेहमान बन रहे हैं वो चारों आपकी स्क्रीन पर हैं। आलोक वत्स जी हमारे साथ बीजेपी के नेता हैं, राज शर्मा जी कांग्रेस के चेहरे हैं, रविंद्र प्रताप सिंह जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के चेहरे हैं और राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ प्रोफेसर प्रदीप माथुर जी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आलोक जी, इस चर्चा की शुरुआत आपके साथ करना चाहूंगा। मेरी आवाज आ रही है जी? आलोक जी, इंदिरा गांधी के जैसा हाल होगा। राहुल गांधी आतंकवादी है, राहुल गांधी की जुबान काट के लाओ, 11 लाख का इनाम पाओ। इस तरह के हमले अचानक बढ़ गए हैं राहुल गांधी पर, और यह बयान जो है आपके सभी बड़े माननीय बीजेपी के नेताओं की तरफ से है। आप समर्थन करते हैं? देखिए तिलक जी, आपके प्रेस्टिजियस चैनल पे मुझे इस चीज को मानने में कोई गुरेज नहीं है कि ओवरऑल नेताओं का स्तर बहुत गिर गया है अक्रॉस पार्टी लाइन। इस हमाम में मेरी नजर में सब नंगे हैं। भाषा की मर्यादा, व्यवहार, इसमें बहुत जबरदस्त गिरावट आई। आपके नेता धमकी क्यों दे रहे हैं फिर राहुल गांधी को? मैंने आपसे कहा ना, जब मैंने आपसे ये एक्सेप्ट कर लिया कि ओवरऑल गिरावट आई है और इस हमाम में सब नंगे हैं, लेकिन आपकी पार्टी के अध्यक्ष द्वारा जो चिट्ठी लिखी गई है खड़गे जी को, उनमें तो कहीं उन्होंने इस बात का खंडन नहीं किया। देखिए, किसी के अंदर उतनी शुचिता बची नहीं है। आप समझ रहे हैं? किन के अंदर? अभी पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने
वहां के पत्रकार को कहा कि कांग्रेस और एनसीसी का एजेंडा वही है जो हमारा है, और पब्लिकली उन्होंने एक्सेप्ट किया। मतलब और बहुत से आलोक जी, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि आखिरकार ना मुझे एक बात बताइए, तेरी दादी जैसा हश्र होगा, तेरी दादी जैसा हश्र होगा, ये सही है? ये जान से मारने की धमकी है कि नहीं है? ये गलत है। मैं इसको बिल्कुल एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हूं। तो ये नेता कहाँ है? एक्सेप्ट करने की नहीं। सर आप कह रहे हैं एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हूं, आपकी पार्टी में अनुशासन समिति है, कहाँ है? बिट्टू सही कह रहे हैं, राहुल नंबर 1 आतंकवादी है। आतंकवादी का मतलब क्या होता है? मैंने कहा ना कि बहुत से नेता है जो अपना नंबर बढ़ाने के लिए इस तरीके का उलट सुलट बयान देते रहते हैं। तो ये नंबर बढ़ाने के लिए देश के प्रधानमंत्री ये तो कहते हैं कि मुझे इतनी गालियां दी गई, लेकिन वो ये नहीं कहते कि विपक्ष के नेताओं को गाली मत दीजिए। ना तो गृह मंत्री कहते हैं ना प्रधानमंत्री कहते हैं कि राहुल गांधी जी ने भी हाल में जो हरकतें की हैं वो सब देशद्रोही लोगों के साथ जो उनका उठना बैठना और बोलने की कवायद हुई है, वो भी अपने आप में एक बहुत निंदनीय चीज है। आलोक जी, मैं आपके सामने वो पूछूंगा राज जी से, लेकिन मुझे एक बात बताइए कि एक तरह से हिंसा को उकसाने वाले ये बयान है कि नहीं है? और अगर आप इसे मानते हैं तो देश के प्रधानमंत्री, आपके पार्टी के अध्यक्ष, देश के गृह मंत्री ये चुप क्यों है? मैंने आपसे कहा ना कि मैं 1% भी उन बयानों के साथ नहीं खड़ा हूं। आई टोटली डिटेस्ट दोज स्टेटमेंट। वो किसी सेल व्यक्ति के द्वारा नहीं दिया जा सकता। राहुल गांधी इस देश के एक लीडर है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, ठीक है, उनकी हरकतें कभी तो सर फिर ये छूट क्यों मिली हुई है नेताओं को कि जीप काट के लाओ 11 लाख का इनाम पाओ? राहुल गांधी को आतंकवादी कहने वाले केंद्रीय मंत्री के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? मैंने आपसे कहा ना, कार्रवाई होनी चाहिए सर। मैंने आपसे क्या कहा कि राजनीतिक स्तर गिर चुका है। कौन गिरा रहा है? गिरावट आ गई है। कौन गिरा रहा है? हम और आप गिरा रहे हैं, जैसे लोगों को टॉयलेट कर रहे हैं, जिता रहे हैं। अच्छा, आप लोग मंच से गालियां दो और हम लोग दिखाई भी नहीं। मैंने भाषा की मर्यादा हम मैंने कब कहा मत दिखाइए? खुद दिखाइए, दिखाना आपका कर्तव्य है। अगर आप दिखाने में चूक करते हैं तो आप अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं। दिखाइए, जरूर दिखाइए। ऐसे लोगों को समाज में भोला करने की कोशिश कीजिए, हम भी आपके साथ हैं। लेकिन सर आप कहां साथ हैं? अगर आप साथ होते तो आपकी पार्टी के अध्यक्ष बोलते ना, मैं ऐसे बयानों की निंदा करता हूं और ऐसे नेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। पार्टी विद द डिफरेंस, चाल चरित्र और चेहरा, यही आपका नारा है। मैंने आपसे क्या कहा कि ओवरऑल गिरावट आई है अक्रॉस पार्टी लाइन, तो उनसे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? तो सर यही नेता है आपके? जो वस्तुस्थिति आपके सामने है, तो मतलब आप भी मान रहे हैं। ठीक, राज शर्मा जी, कुल मिलाकर आलोक जी का यह कहना है जो बोगे वो काटोगे। आपके नेता जो बो रहे हैं वही काट रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं। फिर कैसा है? मैं एक चीज बता दूं आपको, आज आलोक भाई ने अपनी आत्मा की आवाज सुन के कहा, और आप भी अपनी आत्मा की आवाज सुन के ही बोलिएगा। मैं तो देखो, मैं तो ओपन विद आत्मा हूं, मगर मैं आज इनको धन्यवाद देता हूं कि कम से कम इतनी इनके अंदर ताकत है और इन्होंने बोला, सच को बोला। मैं एक और बात बता रहा हूं, 6 महीने बाद घर से निकल पाएंगे, नहीं निकल पाएंगे और युवा ऐसे डंडे मारेंगे। हाँ, एक पेज क्यों? ये बात है, जैसे एक पेज। हाँ, आप बात सुनिए, आप सुनिए अंतरात्मा की आवाज अपनी। हाँ, मैं बोलूंगा पूरी आत्मा से, पूरी बोलूंगा कि सन 2014 से पहले कभी ऐसी बातें नहीं हुआ करती थी। आप चीफ मिनिस्टर रहते थे, सबसे गंदा जो कृत्य शुरू हुआ है राजनीति में, मैं इस पे क्षमा के संग कहूंगा क्योंकि मैं अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही जुबान से ऐसी बातें शुरू हुई थी। आज जो ये कह रहे, राहुल गांधी ने जो बयान कहा उसका आप खंडन करते हैं कि युवा आपको डंडे मारेंगे? बोलिए ना आप। युवा डंडे मारने का मतलब ये है कि जिन युवाओं ने आपको वोट दिया, डंडा कैसे मारा होता है? अच्छा, ये नहीं होता कि मैं अच्छा, शब्दों से खेलोगे राज्य? जान दे दूंगा तो राज्य शब्दों से खेलोगे आप? नहीं, आप शब्दों से खेल रहे हैं। सुन लीजिए आप, डंडे एक देश के प्रधानमंत्री को तू तड़ाके बात करना क्या ये वाजिब है? वो एक पद है, उसकी गरिमा है। मैं अब आपके तो सुनते भी तो नहीं ना। मैं कह रहा हूं प्रधानमंत्री के लिए, ठीक जिस तरह मैं कहता हूं कि प्रधानमंत्री बीवी के लिए जर्सी गाय हाइब्रिड बछड़ा नहीं कहना चाहिए,
प्रधानमंत्री जी के लिए भी तू नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये मर्यादा है। तो क्यों बोलते हैं फिर राहुल गांधी? अब यहाँ पे ये सवाल नहीं है क्यों बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, बोला गया। आप देश के प्रधानमंत्री के पद की मर्यादा गिराएंगे? मैं आपसे सवाल भी नहीं पूछूंगा। नहीं पूछोगे, लेकिन मैं उसका जवाब तो वही दूंगा ना जो मुझे जवाब देना। तो आप जवाब तो दीजिए ना। आप उनको अंतरात्मा की आवाज की बात कर रहे थे आलोक जी को, मैं आपकी अंतरात्मा जगाने की कोशिश कर रहा हूं। जागाइए ना अपना, मेरी तो जगी हुई है। तो आप बोलिए ना, हिम्मत रखिए इस बात की। आलोक जी ने तो कहा कि मेरे नेता गलत है। अच्छा, मुझे समझ नहीं आ रहा कहूं क्या, आप बोलने ही नहीं दे रहे हो। बोलिए राज जी। मैं कह तो रहा हूं कि किसी भी प्रधानमंत्री को तू, प्रधानमंत्री के लिए संबोधित करते हुए तू नहीं बोलना चाहिए। और मुझे याद नहीं कि शायद राहुल जी ने तू बोला हो, अगर बोला हो तो मैंने कह दिया नहीं बोलना चाहिए। और वैसे मुझे याद नहीं कि कहीं मेरे संज्ञान में तू नहीं आया। और एक और बात है, देखिए मैं फिर एक बात को कहता हूं, जैसे कि अभी आलोक भाई ने कही कि जो स्तर गिरा है वो जब तक प्रधानमंत्री जी लाइमलाइट में नहीं थे तब तक स्तर सही था। जब से प्रधानमंत्री जी आए, किसी भी प्रधानमंत्री को कह दो टॉयलेट में रेनकोट पहन के नहाते हैं, ये तो मोनी बाबा हैं, इनकी उम्र के, तो ये चीजें नहीं। और एक और बात बताओ ना जिसपे आपने डिबेट रखी, आज अगर भारतीय जनता पार्टी अगर अपना चरित्र सही करती तो नड्डा जी को सही से जवाब देना था। इसका एक पटा कोई भी होता वो ये लिखता कि भाई ठीक है हम अपने नेताओं को समझाएंगे, आप भी अपने नेताओं को समझाएं, ऐसा भी लिख सकते थे। मगर अब वो तो लिख रहे बलबैया। और बिट्टू क्या अच्छा बताइए, मतलब थोड़ी तो शर्म रखो ना। मौत का सौदागर तो सुना होगा, तू तड़ाके तो नहीं सुना आपने? नहीं, जो हर मंच पे राहुल गांधी बोलते हैं, लेकिन मौत का सौदागर तो सुना होगा। हाँ, मैंने तो इसकी कम से कम निंदा कर दीजिए। अब बोलने दो, सोनिया जी को मजबूर कर दिया था कहने के। आप किसी प्रधानमंत्री की वाइफ को जो विडो है, आप पूछे कांग्रेस की कौन विधवा है? अच्छा, तो यानी आप ये कह रहे हैं ये हमें एक गाली देंगे तो हम 10 गाली देंगे? ये आप कह सकते हो, नहीं ये आप ही तो कह रहे हो। कह सकते नहीं, आप ही कह रहे हैं। नहीं, आप मेरी जुबान से बोलोगे तो बहुत कुछ सत्य। सर आप कह रहे हो उन्होंने गाली दी तो हमने भी दे दी पलट के। नहीं, ऐसा कहां कहा मैंने, ऐसा कहां कहा है ना, कहते हम आपने तो कहा कि मर्यादा पहले उन्होंने तोड़ी फिर हमने ये बोला। बात यहाँ तोड़ने का नहीं है, बात यहाँ ये है कि किसी भी नेताओं को एक अपना चरित्र रखना चाहिए। और मैं कहता हूं कि अगर मैं तो एक बात कहता हूं, मैं अगर कोई गलत कह दूं तो मुझे बुरा लगता है मन से, नहीं कहना चाहिए और रिपीटिशन में तो ना कहो। मगर एक और बात है, अगर कह रहे अब जैसे बिट्टू हैं, उनको थोड़ी सी तो शर्म आनी चाहिए, मतलब आनी चाहिए। अभी तो जिस घर में वो गए हैं उस घर के चारों दरवाजे नहीं गिने हैं और उन्हें शर्म नहीं आती बिट्टू जी को कि वो राहुल जी को आतंकवादी कहते हैं और उन्हीं के संग उन्हीं के चरणों में बैठे रहते थे। तो मुझे लग रहा आतंकवादी वो भी है। आप अभी सुबह आलोक जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर रविंद्र जी और प्रोफेसर साहब आपके पास। टैक्स छूते थे राहुल जी के, भीख मांगते थे वो। राज जी संयम के साथ शब्दों का चयन करिए। ये आपके पार्टी कार्यालय नहीं है जिन शब्दों का आप चयन कर रहे हैं। राहुल जी विगत कुछ दिनों से जिस तरीके से आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले और भारत विरोधी ताकतों के साथ उठना बैठना या उनके साथ मिलना जुलना कर रहे हैं, उससे ये पैगाम जाता है कि क्या वो आतंकवादियों को यहाँ एक मिनट आलोक जी मुझे एक बयान बताइए जिसमें वो आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं राहुल गांधी। एक बयान देखिए, मैंने कहा ना, आप कोड करके बताइए सर। एक मिनट, जिस समय G20 समिट हुआ था यहाँ, विश्व के सारे बड़े नेता हिंदुस्तान में आए थे, वसुधैव कुटुंबकम के तहत उनको उन लोगों की अगवानी करनी चाहिए थी, उनकी आवाज में रहना चाहिए था एज लीडर ऑफ ऑपोजिशन। तो विदेश चले गए और ब्राजील में उन ताकतों के साथ जाकर वहां से बयान देने लगे तो भारत विरोधी। सर मैं आपकी बात मान लूंगा, लेकिन ये बताइए कि कौन सा एक बयान है जिससे ये पता चलता है वो आतंकवादी है? लेट मी कंप्लीट। उसके बाद अमेरिका में ईरान से मिलना, जो लेडी बरसों से भारत विरोधी है उसके साथ जाकर मीटिंग करना। तीसरा, आलोक जी हमारे नेता तो सर पाकिस्तान के नेताओं के साथ फोटो खिंचवाते हैं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि एक बयान बताइए सर जिसमें यह पता चले कि राहुल गांधी आतंकवादी है। एक बयान। नहीं, राहुल गांधी आतंकवादी तो मैं कतई नहीं मानता हूं, लेकिन आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले, भारत विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने वालों के साथ उठना बैठना भी ये दर्शाता है कि क्या ये भारत विरोधियों के साथ जो रहेंगे उनको क्या बोलेंगे? राज जी वो पूछ रहे हैं, आलोक जी जवाब दीजिए प्लीज जल्दी से। भाई मैं तो आप ही ने अभी पूछा कि भाई ये बता दें कि क्या। और एक और बात है, पाकिस्तान क्या करने गए थे प्रधानमंत्री नवाज शरीफ साहब के पास, ये भी बता दें मुझे।
आप बदनसीबी आप लोगों की ये है कि आप अपने देश के नेताओं को ही कटघरे में खड़े करने की कोशिश करते हैं। कहाँ गया राहुल जी? नहीं, आप बताइए ना क्या कहा राहुल जी ने, क्या कहा? अच्छा, प्रधानमंत्री जी क्या करने गए थे? मुझे नहीं पता सर, आप बता दो वत्स भाई, क्या करने गए थे बिना बताए? क्या उसको गलत मान लिया जाए? हालांकि मैं गलत नहीं मानूंगा, मगर क्या मानूं? अच्छा, एक मिनट सुनिए, आप फिर बीच में टोका टाकी जरूर जाएगी। पाकिस्तान के नेता मोदी जी की तारीफ करते हैं, वाई। चाइना का नेता मोदी जी की तारीफ करता है, नेपाल का वाई। नेपाल आपका दोस्त है, चाइना आपका दोस्त है, पाकिस्तान आपका दोस्त है। मैं पॉजिटिव हूं, मैं इसलिए कहता हूं ठीक है, उन्हें अच्छे लगते हैं। आप बताइए, क्या आप सकारात्मक हो? गतिविधियों से, उनकी कार्यशैली से, उनकी स्वीकारता से विश्व पटल पर वो कहने को मजबूर है कि मोदी जी विश्व के नेताओं में है। ओके, एक मिनट राज जी, एक मिनट। आतंकवादियों से मुझे कुछ बात याद आ गई, रविंद्र जी, और मैं प्रोफेसर साहब के पास जाऊं। आतंकवादी प्रधानमंत्री कार्यालय में आते थे कि नहीं आते थे राज जी? बिल्कुल आते थे। आए थे ना राज जी? जिनको कॉफी टी पार्टी की करवाई थी आपने, वही आतंकवादी जिनके साथ फोटो खींची हुई है प्रधानमंत्री की? आप बोलिए राज जी। अगर ये अलगाववादी जिन्हें आपने आतंकवादी कहा, उनके साथ फोटो खींची हुई है आपकी, वो वार्ता करने आए होंगे। वो वार्ता करने आतंकवादियों के साथ वार्ता करते हो? आतंकवादियों को छुड़वा दिया, आतंकवादियों के साथ वार्ता करते हो? नहीं, एक और मेरी भाई, क्यों वार्ता किसी? तो फिर भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन सरकार ने, इधर सुन लीजिए आप, उग्रवादियों को जहाज से कंधार में क्यों छुड़वाया था? तो ये बोलिए ना कि आप अगर वो आतंकवादी नहीं है तो बोलिए आतंकवादी नहीं है वो शख्स। एक और मिनट, ये होती है अगर मान लो किसी वार्ता किसी से भी हो सकती है, मगर उसका साथ देना एक अलग बात है। ठीक, वार्ता आतंकवादियों के साथ वार्ता करोगे आप? वही तो प्रधानमंत्री गए थे वार्ता करने पाकिस्तान। अरे तो मुझे बता दो, आपने उग्रवादी क्यों छोड़े? रविंद्र प्रताप सिंह जी, सर मनमोहन सिंह जी की तस्वीरें हैं ना? वो कौन है शख्स जिसके साथ तस्वीरें? अलगाववादी, कश्मीर के अलगाववादी थे, वार्ता के दौरान वो तस्वीरें थी। अलगाववादी नाम तो बता दीजिए उनका, उनका नाम बताइए, उनका तमका बताइए, और वो है कहां शख्स ये भी बता दीजिए। यासीन मलिक था। तो यासीन मलिक का नाम लेने में आप लोगों का हलक क्यों सूख जाता है? नहीं, मेरा नहीं सूख रहा है। नहीं तो नाम लीजिए ना, वो देखिए पानी पी रहे राज जी, क्योंकि यासीन मलिक का हलक यासीन मलिक का नाम नहीं लेते आप लोग। फोटो किसकी थी? क्या आप लोगों ने नहीं देखी थी क्या? तो अलगाववादी संगठन था और उसके साथ वार्ता जब की गई थी तो उसको छुपा के नहीं किया गया। रविंद्र जी, मेरा मसला वो आप छोड़ दीजिए उस बात को, आपको कुछ अलग बुलाने का मेरा मसला था। आप बहुत समाजवादी पार्टी के बुद्धिजीवी प्रवक्ता है। यहाँ तो ये एक मिनट राज जी, एक मिनट। यहाँ तो भाषा की मर्यादा चलो ठीक है, वो कह रहे कि तुमने कहा, हमने भी कहा, हमने भी कह दिया, लेकिन ये मठ और मठाधीश का क्या मतलब है? जो समाजवादी पार्टी के नेता माफिया और मठाधीश को जोड़ रहे हैं, ये भाषा की मर्यादा गिर रही है कि नहीं गिर रही है? ये क्या कर रहे हैं आप लोग? मैं बता रहा हूं आपको, पूरा मत मानिएगा मेरी बात का। मैं आपसे कहूं कि चाला साहब आप बहुत नेतागिरी करते हैं, आपकी कलाकारी चली गई आपके गोरख धंधे से, तो आपको कैसा लगेगा? तो मैं मठाधीश हो गया? नहीं। अब मठाधीश का मतलब क्या होता है सर? अब मैं बता रहा हूँ, ये जो तीनों शब्द मैंने कहे हैं ये भारत के पवित्रतम शब्द हैं। नेता भी, कलाकार भी, और गोरख धंधा तो सबसे पवित्र शब्द है, जिसको गोरख धंधे शब्द को ज्यादा मेरे मठाधीश का मतलब क्या है सर? मठ और मठाधीश का, आप मठ और मठाधीश का मतलब तो समझते होंगे रविंद्र जी? हाँ बोल रहे हैं, मठाधीश पे ही बताइए ना सर। जब छात्र राजनीति शुरू हुई तो जैसे इस शब्दों का ह्रास होता है, जैसे नेता शब्द का हो गया, कलाकार का शब्द का हो गया, गोरख धंधा शब्द का हो गया, पवित्रतम चीज है इन तीनों में से गोरख धंधा, एक यंत्र है नाथपंथ का। ऐसे ही जब छात्र राजनीति का उभार हुआ तो मठाधीश शब्द आने लग गया कि तुम हॉस्टल में जो लंबे समय तक बच्चे पढ़े रहते हैं उनको मठाधीश कहा जाने लग गया। धीरे धीरे ये मठाधीश शब्द प्रचलन में क्या हो गया कि जो एक जगह बहुत मजबूती से, दबंगई से, जोर जबरदस्ती से पढ़ा हुआ मठाधीश है, ये अभी भी आम प्रचलन है। ऐसा नहीं, ये शब्द मैं 10 बार दिखा दूं कि बड़े बड़े लेखों में भी लिखा गया है। मतलब ये जो समान प्रचलन में शब्द आ गया, जैसे एक शब्द आ गया गांव में ही, गांव की बात में अब तक दो नहीं बोलते, तो माफिया मठाधीश हो गया।
नहीं, हम वो कह रहे हैं कि वो जोर जबरदस्ती करने वाले हैं। सर माफिया मठाधीश कैसे हो? मैं जानता हूं कि आप शब्दों से खेलने वाले खिलाड़ियों में से एक है, मुझे इतना बताइए माफिया मठाधीश कैसे हुआ? मुझे लगता है हर माफिया जो प्रचलित शब्द है वह मठाधीश ही होता है अपने क्षेत्र का। जमीन का कब्जा करेगा, वो बदतमीजी करेगा, वो हत्या कराएगा, तो ये सारे प्रचलन में क्या हो गए, ये मठाधीश शब्द करके आ गए। तो गोरखपुर में किसकी दुकान तोड़ोगे जो सारे बुलडोजर भेजोगे? किस पर कहां बुलडोजर चलाओगे गोरखपुर में? जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि अवैध निर्माण को गिराना चाहिए, जो अंतिम आया है अभी परसों जो आया क्या है गोरखपुर में क्या तोड़ोगे बताओ तो सही। आपने कहा कि बुलडोजर नहीं चलना चाहिए और फिर कहते हो कि बुलडोजर गोरखपुर भेज देंगे, या तो चलाओ मत, और जब भेजोगे तो क्या तोड़ोगे गोरखपुर में बताओ। मैं वही तो बता रहा हूं। तो उसमें नदियों तालाबों का भी उद्धरण किया है माननीय उच्चतम न्यायालय ने। अच्छा। तो गोरखपुर में 2 नदियां हैं, राप्ती नदी है, रोहिन नदी है। अच्छा। इसके डूब क्षेत्र में योगी आदित्यनाथ जी के लोगों ने कॉलोनियां बसा दिया है। तो यानी आप ये कह रहे हो, एक मिनट, कि सिर्फ गोरखपुर में तालाब के क्षेत्र में बने हुए अवैध कॉलोनियां हैं, यही कह रहे हो आप मुझे? हाँ, जहां अवैध कंस्ट्रक्शन होंगे जो सुप्रीम कोर्ट नहीं, गोरखपुर में तालाब के क्षेत्र में अवैध कॉलोनियां है। नहीं, जब चलेगा तो सब तरफ चलेगा। नहीं, तो आपने कहा गोरखपुर ही जाएगा। नहीं तो क्या गोरखपुर को छोड़ दिया जाए क्या? अच्छा, तो गोरखपुर में आप तो बहुत विद्वान है, मैं तभी पूछ रहा हूं, थोड़ा साथ के साथ क्लियर करते हैं। मठ से बड़ा कुछ है गोरखपुर में? कभी भी नहीं हो सकता, मठ के नहीं हो सकता ना। तो आप मठ की बात करते हुए तो गोरखपुर में और कहां बुलडोजर चलाओगे? क्या साबित करना चाह रहे हो? मठ का तो कोई समस्या ही नहीं है, मठ के बारे में किसी कहने की तो आप गोरखपुर की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। नहीं, गोरखपुर का मतलब मठ नहीं होता है। गोरखपुर का मतलब ही मठ होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। गोरखनाथ का मतलब ही मठ होता है, और गोरखपुर का मतलब मठ नहीं होता है। मुझे बताइए फिर क्या होता है? प्रभु गोरखनाथ के आगे बहुत सारे सरकारी को तिलांजलि देना पड़ेगा। एक बात, गोरखनाथ के आगे प्रभु गोरखनाथ का कुछ नहीं है, और गोरखपुर की पहचान ही वही है। नहीं है तो बोलिए, राज जी बोल दे कि नहीं है तो मैं मान। गोरखपुर शब्द और गोरखा शब्द ही वहीं से बना। जो एक बात बता रहा हूँ, मठ का कैसे विनाश किया गया है। मठ की जो दीवारें थी, जो सोनौली रोड पे दीवारें थी, उसको योगी आदित्यनाथ ने गिरवा दिया। रविंद्र जी, भाषा की मर्यादा तो हर तरफ से तार तार हो रही है। आप मानिए ना मानिए, मैं तो आलोक जी का इस बात को लेकर कायल हो गया कि पहली बार कोई भाजपा नेता आया जो कह रहा कि हाँ हमारे नेताओं ने गलत बोला। हाँ, अच्छा लगा सुन के, अच्छा लगा। हाँ, तो आपके अंदर भी इतनी, जैसे राज जी ने कहा ना इनकी अंतरात्मा जागी, राज जी की नहीं जागी थी। राज जी ने नहीं बोला कि मेरे नेता ने गलत बोला, राज जी ने ये बात नहीं बोली कि मेरे नेता ने गलत बोला, मैं बोलता हूं अंतरात्मा को। नहीं, मेरी अंतरात्मा जगी भी नहीं। लेकिन ये है कि अगर आप मठाधीश शब्द को बदलवाना चाहते हैं तो एक प्रचलित शब्द है गोरखधंधा। आप सबसे ज्यादा मीडिया लिखती है। सर, माफिया को मठाधीश के साथ जोड़ोगे तो सबको मालूम है कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। खैर, प्रोफेसर प्रदीप जी, सर यहां आपने तीनों राजनीतिक दलों को सुना, ये भाषा की मर्यादा कौन तार तार नहीं कर रहा, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा। आप तो मेरे लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर देते हैं। नेताओं के बीच में मेरा तो कोई ऐसा काम भी नहीं है मुझे करना है जी, लेकिन क्योंकि आप ये बात कर रहे हैं तो मैं आपको अपनी बात को एक छोटे से एक दृष्टांत से सुनाता हूँ। सर, ऐसा है कि सब लोग जानते हैं कि राममनोहर लोहिया जी नेहरू पे बड़े सीरियस अटैक करते थे और नेहरू जी के काफी वो करते थे। उस जमाने नेहरू जी को सारा देश जो बड़ा मानता था, और लेकिन लोहिया जी नेहरू जी की कोई वो न करके उनके खिलाफ सब तरह के वो करते थे। एक मीटिंग में जिसमें लोहिया जी बैठे थे, समाजवादी लीडर जनेश्वर मिश्रा साहब जो थे, यंग लीडर थे, वो खड़े हुए और उन्होंने नेहरू जी के बारे में कुछ बोलना शुरू किया। नेहरू जी ऐसे हैं, वैसे हैं, सब है ये। जनेश्वर मिश्रा ने देखा कि कोई उनका कुर्ता पीछे से घसीट रहा है, तो वो देखा उन्होंने कौन है, तो पता लगा कि लोहिया जी जो उसका कुर्ता घसीट रहा है। खैर वो एकदम से घबरा के उठे और जो भी अपना स्पीच करके आए, बैठे। लोहिया जी कहने लगे, तुम्हारी क्या हैसियत है कि तुम नेहरू के खिलाफ बोलो? तुमने देश के लिए क्या किया है? कभी तुम जेल में गए हो तो मालूम उन्होंने क्या किया है? मतलब मैं अगर बोलता हूँ तो मैं करता हूँ, मैंने सफर किया है, मैंने सब चीजें करी है। मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि अगर एक बड़े नेता पे कोई सही की बात करी जाए तो उसका हक जो है बड़े नेता को ही होता है, छुटभइयों का नहीं होता। जब छुटभइये ये करते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो अपना क्या कहना चाहिए, जिसको कहते हैं अपना भाव बढ़ाने के लिए करते हैं, ये बात है। दूसरी बात मुझे ये भी लगती है, जिसमें आपसे कहना चाहता हूँ कि शायद मेरे साथ भी एक बात मुझे ये भी लगती है कि शायद आप जो है ये प्रवक्ताओं के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर, ये प्रवक्ता जो है ये समझते हैं क्या गलत है, लेकिन आप ये अपने नेताओं के बारे में कैसे बोल रहे हैं अपने मुंह से?
आप इनसे बुलवाना चाहते हैं कि आपके नेताओं ने जो कहा वो क्यों कहा? अब इसके लिए जिम्मेदार कोई इनके बड़े नेताओं ने क्या कहा? ये बात जो है समझते हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे तीनों राजनीतिक प्रवक्ता जो है बहुत समझदार आपने चुने आज, और तीनों ने बहुत ही बैलेंस बात करी। अपने दिल में समझते हैं कि क्या बात गलत की जा रही है, अपने दिल में जानते हैं कि कहां से क्या गड़बड़ी हुई है, और मैं समझता हूं कि ये बहुत रियल चीज है। लेकिन ऐसा क्यों महसूस हो रहा है प्रोफेसर साहब? आपने बहुत अच्छी बात कही। आलोचना का दायरा हमने अटल जी से भी सीखा, आलोचना का दायरा हमने नारायण दत्त तिवारी जी से भी सीखा, आलोचना का दायरा हमने लोहिया जी से भी सीखा, आलोचना का दायरा हमने वीपी सिंह जी से भी सीखा, और आलोचना का दायरा हमने आडवाणी जी से भी सीखा। तो ये भी तो नेता है। नहीं, अब देखिए ऐसा ना, देखिए जैसे लोग कह रहे थे और बिल्कुल सही कह रहे थे, भाषा का स्तर बहुत गिरा है, आप भी ये कह रहे हैं, ऐसे नेताओं के स्तर बहुत गिरा है। नेताओं का स्तर कोई बड़ा थोड़ी है। मतलब अगर आप देखें पुराने नेताओं के बारे में, तो मैं जब पत्रकार था, यंग रिपोर्टर था, तो मैंने जिन नेताओं के साथ इंटरेक्ट किया, वैसे तो ऐसे दूर तक नहीं है। मैं आपको बता सकता हूँ, नाम बता सकता हूँ जिनके साथ मैं एक रिपोर्टर के रूप में मेरी बात करने का सौभाग्य हुआ। इंदर कुमार गुजराल जी हुए, नारायण दत्त तिवारी जी हुए। नारायण तिवारी से तो विद्वान ही नहीं था। मतलब ये आपके ये थे, क्या कहना चाहिए, अडवाणी जी थे, मलखानी साहब थे, ये एक से एक मतलब विद्वान लोग थे। आपके इसमें लाडली मोहन निगम थे, जेपी माथुर थे, एक से एक वो विद्वान थे। कम्युनिस्ट पार्टी में तो हर एक आदमी बहुत पढ़ा लिखा होता था, तो नेता सब पढ़े लिखे होते थे ना। उसके बाद जो ये बात आई, उसके साथ ही आपका नई अर्थव्यवस्था आई, उसमें हर आदमी जो क्या कहना चाहिए पैसा कमाने लगा, पैसा कमा के वो राजनीति खरीदने लगा, सबसे स्तर गिरा है। मतलब पहले तो आप बिना पढ़े लिखे नेता हो ही नहीं सकते थे। मतलब बहुत बड़ी बात कही, बहुत बड़ी बात कही। ये वही नेहरू और अटल के उस किस्से का भी जिक्र यहां पर जरूरी हो जाता है, क्योंकि प्रोफेसर साहब ने जिक्र किया। जब अटल सदन के भीतर आलोचना करते हैं नेहरू सरकार की, तो वही शाम को अटल बिहारी वाजपेयी की पीठ थपथपाते हैं नेहरू। वही तो बड़ा आदमी को तो खत्म ही हो गया ना भाई प्रोटेस्ट से। अब देखिए ये किस्सा तो सबको मालूम है प्रोफेसर साहब, ये भी तो सियासत थी। वही मैं कह रहा हूं। अब आपको बताओ, राजीव गांधी प्रधानमंत्री हुए, इतने बड़े मेजोरिटी से प्रधानमंत्री बने, इसी तरह किसी जगह तो सबने देखा। मैं तो तब था उसमें पार्लियामेंट्री कॉरेस्पॉन्डेंट था, चरण सिंह उससे मिलने आए, कहीं हुआ उनकी चरण सिंह से मुलाकात हुई। वो चरण सिंह को छोड़ने पोर्टिको तक आए। राजीव गांधी जो कि इतने बड़े पद थे, चरण सिंह के पार्टी को तो बहुत कम सीटें मिली थी, सभी पार्टी को सीट बहुत कम मिली थी, जेपी को आपको पता है 2 सीटें मिली थी। और आकर के आगे बढ़ के राजीव गांधी ने उनका दरवाजा खोला कार का, और तब चरण सिंह को बैठे उसमें। मतलब ये आप समझते हैं कि आजकल संभव है कि कोई प्रधानमंत्री तो बहुत बड़ी चीज है, कोई मंत्री भी जो है किसी एक विपक्षी दल के नीचे उसको छोड़ने आएगा, उसकी कार का दरवाजा खोल लेगा? नहीं सर, आज तक तो आजकल तो वो प्रधान है ना, जो प्रधान बनता है गांव का। आप चावला साहब, वो पूरी संस्कृति खत्म हो गई है। अब ये मुझे सही बात है, देखिए मैं कोई राजनीतिक बात करके ये नहीं चाहता कि बीजेपी वाले मुझसे कहें, कांग्रेसी वाले मुझसे कहें, लेकिन मनमोहन सिंह जैसे नेता के लिए ये कहना कि ये क्या करे, वेरियन को करके नहाते हैं, कितनी गलत बात है बताइए। मनमोहन सिंह जो है कुछ भी हो, लेकिन इतना शरीफ और मैं आपको तो पढ़े लिखे इंसान की मतलब वही नहीं है। मैंने उनके साथ बात करी है। मैं आपको बताऊं कि आप बात करके लग ही नहीं सकता कि बिल्कुल प्रोफेसर साहब, बहुत अच्छी बात आपने कही। यहाँ आजकल तो वो जो गांव का प्रधान बन जाता है ना सर, वो भी कॉलर ऊपर करता है, और दो गार्ड छोड़िए 10 गार्ड अपने प्राइवेट लेकर चलता है, और ये ऐसे करके कहता है कि चल चिंटू गाड़ी निकाल, गाड़ी निकाल, जो भी गाड़ी के आगे आए तो उसको रोकियो मत। मैं तो आपको हैरान हूं, मतलब कि आजकल आप ये रहता है कि बैठ जाइए तो आपको कुछ मिलते ही नहीं। मतलब क्या करना चाहिए, कोई जैसे आप कोई अकल की बात हो, पढ़ाई की बात हो, पता लगाइए हमारे नेताओं ने कितने लोगों से कोई किताब पढ़ी है या कोई लेख भी पढ़ा होगा, क्या करना चाहिए। तो सवाल ये है कि जब पूरी गिरावट इस तरह की आ रही है तो आप क्या कर सकते हैं? यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं गाली गलौज जो बड़े बड़े नेताओं के पीछे हम किताबें देखते हैं ना कहीं। बिल्कुल प्रोफेसर साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं। बहुत अच्छी बात आपने उठाई। बड़े बड़े नेताओं के पीछे प्रोफेसर साहब वो 100-200 साल से वो जो है वो किताबें वही पढ़ी हुई हैं। बहुत कम रविंद्र जी जैसे प्रवक्ता होते हैं जो किताबें उठाकर जो है पढ़ते हैं, हमें पता है ना। एक बात और कहना चाहता हूँ, मुझे ये नहीं आता कि कोई आदमी जो है राष्ट्रद्रोही क्यों होगा, आतंकवादी क्यों होगा, कोई रीजन है क्यों कोई करेगा? अब आपने तो क्या कहना चाहिए, विनोद दुआ जैसे पत्रकार को कह दिया कि वो जो है राष्ट्रद्रोही है। आपने जो क्या कहना चाहिए, इसको कह दिया, क्या नाम है, राजीव सरदेसाई को कह दिया राष्ट्रद्रोही है। इसको चाहे आप जो भी कह देते हैं, मतलब
सर होता ये है, ये तो आलोक जी हैं, आलोक जी जैसे कई सज्जन आते हैं वो सर्टिफिकेट देकर चले जाते हैं। हमें भी राष्ट्रद्रोही कई बार घोषित कर चुके हैं, हमें भी कई बार घोषित कर चुके हैं, राज्य के सहयोगी भी और आलोक जी के सहयोगी भी। खैर यहाँ तराजू सबके लिए बराबर है। राज जी जो बात प्रोफेसर साहब कह रहे हैं, कहीं तो अब ये रुकनी चाहिए ना, लक्ष्मण रेखा तो होनी चाहिए। बिल्कुल लक्ष्मण रेखा आप भी लांद रहे, वो भी लांग रहे। फिर आ रहा हूं आलोक जी आपके पास। राज जी नहीं, मैं कह रहा कि बिल्कुल रुकनी चाहिए, और प्रोफेसर साहब जो कह रहे हैं इस पे कतई भी ये 200% बात सही है कि मर्यादाएं अब घट गई हैं और मर्यादाओं को लांघना नहीं चाहिए, कोई भी हो। मैं तो कहता हूं कि बुरा शब्द कहना ही क्यों है। अच्छा फिर आ जाए तो भरोसा नहीं ना, मुझे बता इसमें शर्म भी मर गई है नेताओं की। अब जैसे मैं बिट्टू के लिए कहता हूं, बिट्टू को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं, मैं लुधियाना बहुत गया हूं, और मैं अब बताइए अभी 4 महीने नहीं हुए, एटलीस्ट उन्हें नहीं बोलना चाहिए था। क्यों? एटलीस्ट उन्हें नहीं, इट्स टू अर्ली टू से कि भाई आप अभी आपके तो जितने नेता आपको छोड़ के गए वो सब ऐसी बातें बोलते हैं। अरे राहुल गांधी को लेकर बस मर्यादा। अरे यही तो चरित्र घट गया भाई। एक कहावत है ना, दुश्मनी करो जम के करो मगर ये गुंजाइश रहे, हाँ। अगर गले मिलो तो शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। अभी प्रोफेसर साहब समझा रहे हैं ना, मुझे लगता है प्रोफेसर साहब ने जो बोल दिया, प्लीज क्विक रिएक्शन फिर आ रहा हूं आपके पास। देखिए तिलक जी, प्रदीप माथुर जी ने सही कहा। वो किस युग की बात कर रहे थे? घट गए इंसाफ, बढ़ गए साए। अब के नेताओं को देखकर सम्मान नाम की चीज तो दिल में आती नहीं। सुचिता का उससे ख्याल करना बेमानी है, और सच वो बोलता नहीं है। हम इन्हीं को लेके चल रहे हैं, अब करें क्या भाई? जो है वही तो खाएंगे, जो है वही तो सुनेंगे, जो है उसी में तो चलाना होगा काम। तो हम एक ऐसे दौर में आ चुके हैं जहां घटिया से घटिया स्तर गिर हो चुका है। जिस तरीके की भाषा का प्रयोग होता है, जिस तरीके के लांछन लगाए जाते हैं, जिस तरीके की कवायद होती है चुनाव जीतने के लिए, आलोक जी वो सब बहुत बेशर्मी। आलोक जी, मुजरा, मंगलसूत्र, मैंने कहा जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड गिनाइएगा या बहुत है, और चारों तरफ से बोला गया है। नहीं तो ये नहीं बोला गया है। नहीं, अगर राहुल गांधी ने गलत बोला, बिल्कुल गलत बोला, नहीं बोलना चाहिए। लेकिन देश के प्रधानमंत्री अगर मुजरा, मंगलसूत्र, जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ये जायज है देश के प्रधानमंत्री के पद पर? उसका हस्त हो गया ना, क्या 303 से 240 पे आ गए। तो आप मानते हैं ये उन्हीं बयानों की वजह से हुआ? ऑब्वियसली, इसमें कोई शक लग रहा है क्या आपको? मैं इतना कॉन्शियस देश के राजनीति नहीं करता हूं। अगर फिर एक बात जवाब देना है। नहीं ठीक है, यहाँ के लोगों को क्या जवाब दूं? आलोक जी मुझे एक बात बताइए, अगर यही बातें कांग्रेस के किसी नेता ने कही होती, जो आपके नेताओं के बयान मैंने आपको पढ़ के बताए, तो क्या वो गिरफ्तार नहीं हो गए? तो अब ये तो देखिए, गिरफ्तार होते क्या ये मामला गिरफ्तारी के लायक था या नहीं था, ये सब तो कानूनी प्रक्रिया है, इसके कानूनी दावपेच है। मैं आपको उदाहरण दे दूं सर, बोल नहीं सकता हूं। नहीं, मैं आपको उदाहरण दे देता हूं। लेकिन हाँ, प्रथम दृष्टिया इसको देश के लोगों ने लाइक नहीं किया। मैं आपको उदाहरण दे लोगों ने आलोक जी सेंटेंसेस को लाइक नहीं किया। आलोक जी मैं आपको उदाहरण दे देता हूं। आप सबको याद होगा मार्च 2023 में दिल्ली में एक पोस्टर लगा था जिसपे लिखा था कि मोदी हटाओ देश बचाओ। खाली वो पोस्टर लगे थे और इस पूरे मामले में 44 एफआईआर दर्ज हुई और 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 2000 पोस्टर लगे थे। आलोक जी, जिग्नेश मेवाणी मामला तो आपको याद होगा ही, गिरफ्तारी हुई, असम पुलिस गई थी, गिरफ्तार किया ना। उस लिहाज से तो गिरफ्तारी हो जाती ना सर। ये तो उससे भी बड़ा अपराध था। हाँ, ये पब्लिक फोरम पे बोला गया था। और वही जो बात राज जी कह रहे हैं कि 2021 में 2 महीने के लिए लोकसभा का नेता बनाया इसी राहुल गांधी ने, जिसको वो गाली दे रहे हैं बिट्टू, इसी राहुल गांधी ने ही बनाया ना। सुनिए तिलक जी, ये सब छुटभैया नेता है, चाहे किसी भी दल में हो।
इस और नंबर बनाने का काम करता है। अच्छा। गलती से इसको मंत्रालय आपके नेता छुटभैया नेता है, सब दल में है छुटभैया नेता, एक तो ही दल में फिर नहीं उन पर है। लगाम क्यों नहीं सर? तो इसका मतलब तो आप लोगों ने खुला छोड़ रखा है ऐसे नेताओं को, जो चाहे वो हम लोगों ने नहीं खुला छोड़ रखा है। बताइए एक के ऊपर भी एक्शन हुआ, बताइए एक के ऊपर भी एक्शन हुआ। कांग्रेस में नहीं है। वो खड़गे साहब के बेटे ने क्या बोला था कर्नाटका में प्रधानमंत्री के लिए, वो आपको याद नहीं है? क्या हो गया उसका? वो मंत्री बन गया। तो अब क्या मेरे मुंह से कहलवाना चाहते हैं? आप बोलिए ना, गिरावट है, इसका जवाब देने के लिए राजी है। गिरावट है, दाल में काला है, ओवरऑल गिरावट है, तो उसी में आपको जीना है। राज जी, चारों तरफ देश के प्रधानमंत्री को नीच, चाय वाला, गिरा हुआ इंसान लाठी से मारेंगे, डंडों से मारेंगे, आपके नेताओं नहीं बोले हैं? मैं एक बात कहना चाहता हूं तिलक भाई, अभी वत्स भाई का बात का समर्थन करूंगा कि, और एक बात मैं कह दूं कि हम लोगों से कुछ नहीं होगा। हम यहाँ बोल रहे हमारे से कुछ नहीं होगा। आप हमारी औकात क्या है? हमारी कोई औकात नहीं है। ये बात आज आलोक भाई के लिए कहूंगा, इन्होंने इतनी बड़ी बात कही, इनको सैल्यूट बनता है। इन्होंने जिगर दिखाया ये बोलने का। अच्छे में जिगर नहीं होता है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, बड़े नेताओं को एक कदम पीछे हटकर बात करनी चाहिए। नहीं भाई, आज क्या होता, मैंने आपको गलत कह दिया तो कानून आपको अधिकार नहीं देता मुझे गोली मारने का। अगर कोई बात है, प्रधान इस वक्त क्या था, मान लो खड़गे जी ने लिख दिया, उनकी बात करते भाई आप भी अपने नेता को समझाएं, हम भी अपने नेताओं को, और बिट्टू को बुलाते उसे कहते मंत्रालय हटे। गलतियां नहीं करने का अधिकार दीजिए, ये बात सही है। मैं यहां कुछ कह दूं अपने नंबर बढ़ाने, मगर एक और बात बता दूं, मुझे टाइम देना। जो अच्छा इंस्पेक्टर होता है वो अपने आप रिपोर्ट नहीं लिखता, अपने सब इंस्पेक्टर से रिपोर्ट लिखाता है कि कल को कहीं ट्रांसफर हो जाऊं तो एविडेंस पे मुझे ना आना पड़े। इसलिए बिट्टू सिट्टू बोल जाते हैं, भाई बोलना ही नहीं है। क्या मिला इन्हें आतंकवादी? आपके यहाँ से बिट्टू नहीं है, वो भी गलत है। लो, आप जिनको बिट्टू समझते हो, मैं एक बात कहता हूं, बड़े नेताओं को इन पे कमांड कर देनी चाहिए, बस ये बात सुन लीजिए। और मैं आज आपको एक और आप ही के नेता एग्जाम्पल है उनके लिए। नहीं, मैं एक बात, अब एग्जाम्पल कोई किसी के लिए नहीं होता। मैंने एक आध बार डिबेट में गलत बोली, मुझे लखनऊ से फोन आया, आपको ये नहीं बोलना भाई, लिमिट क्रॉस नहीं करनी। लीजिए मैं ओपन कह रहा हूं, मुझसे कहा गया। आप ये भाई आज अगर आलोक भाई बात सही कह रहे, मैं अभी भी इनको पीछे पड़ा रहा हूं तो लोग मुझे सुनकर क्या कहेंगे? प्रोफेसर साहब ने बहुत बेहतरीन बात कही, अब कहां मिल रहा भाई? अभी आपने मुझे तो राहुल गांधी को ये समझना चाहिए कि मर्यादा नहीं लानी चाहिए। अच्छा, जब हर नेता में क्या राहुल जी अलग हुए? नहीं, राहुल जी तो उदाहरण है ना, उदाहरण नहीं, संवैधानिक पद पर बैठे हुए। अब तो वो शासनादेश को नहीं फाड़ सकते, वो बात अलग है। दो बात तो बता दूं मैं आपको। पहले तो ये मुझे कतई अच्छा नहीं लगता, कोई प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, डिफेंस मिनिस्टर हो, प्रधानमंत्री जी की वाइफ हो, विपक्ष का नेता हो, इन लोगों को एक दूसरे को, उनके नेता को भी रोकना चाहिए गाली देने से। और बहुत बातें हमारी, आज मुझे लग रहा है ऐसी डिबेट कभी हुई नहीं, एक दूसरे का कोई बात तो सच ही कहोगे ना। अच्छा, आपने इन्होंने सही कह दी, प्रोफेसर साहब ने, क्या कहोगे आप हमसे? आप तो हमारा गला घोट दो बस, अब यही बचा है। क्या कहें? अच्छा बताइए आप। ये कहते अच्छी बात है, अपने बच्चों की नजर में गिर जाए। क्या कह दूं कि ये सब नेता मेरी पार्टी के और बीजेपी के गलत है, मेरी पार्टी के अच्छे? मेरी बीवी सुनेगी, वो कहेगी नालायक पति मिल गया। आप तो अत्याचार कर रहे हो हम पे। अभी प्रोफेसर साहब ने बोला, गलत को गलत कहेंगे। इस देश को, हमारी एक उम्र है, सिंह साहब की उम्र है, आलोक भाई की, प्रोफेसर साहब की है। आप तो फिर भी यंग हो, जो अखिलेश, आप तो यंग हो। अखिलेश जी जो बोल रहे हैं वो भी जायज है? नहीं, मैं कह रहा मैंने कोई जायज नहीं। रविंद्र जी, लक्ष्मण रेखा खींचेगा कौन? कैसे तय होगा कि इस लक्ष्मण रेखा को क्रॉस नहीं करना? आलोचना, प्रोफेसर साहब ने बहुत अच्छी बात कही है, आलोचना होनी चाहिए और राजनीति में बहुत जरूरी है, लेकिन उसकी मर्यादा क्या है वो आपको तय करना है, ताकि आप देश के लिए उदाहरण बन सके, अटल बन सके, नेहरू बन सके, आप बन सके, वीपी सिंह, नारायण दत्त तिवारी, लोहिया बन सके। उदाहरण आपको पेश करना है। देखिए, हमारा लोकतंत्र बहुत ही उच्च चरित्र का है और उच्च चरित्र के नेता रहे हैं इसमें। उन नेताओं की बातों को बार बार प्रसारित करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं कुछ बातें कह देता हूं।
नेहरू जी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को मंत्री बनाया, ये बहुत बड़ा उदाहरण है। फिर राजीव गांधी जी ने इलाज के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी को विदेश भेज दिया। फिर नरसिम्हा राव जी ने श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को भाषण देने के लिए यूएन में भेज दिया। अटल जी ने एक मंच से कहा, नेताजी ने, हमारे माननीय मुलायम सिंह जी ने, श्रद्धांजलि सभा हो रही थी तो उन्होंने कहा कि अटल जी एक दल के नेता हो ही नहीं सकते थे, वो संपूर्ण विश्व नहीं संपूर्ण राष्ट्र के नेता। नेताजी ने फिर उनको सदन में आशीर्वाद दिया कि आप दोबारा पीएम बनिए। ये सब उदाहरण है, अगर इसको प्रमोट किया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। फिर मोदी जी ने कहा कि रक्षा मंत्री के रूप में माननीय नेताजी के लिए कि उन्होंने एक मजबूत भारत के लिए काम किया था। मुझे लगता है अगर इन बातों को ज्यादा हम आगे बढ़ाएंगे ना तो ये जो आने वाली नई पौधे हैं या फफूद जिनको बोल लीजिए, ये फफूद हैं तो ये खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर इस बातों पे चर्चा नहीं करेंगे जो इन महापुरुषों ने कहा है और उन महापुरुषों को भी डिमीन करेंगे तो आने वाली राजनीति भारत की बहुत ही विद्रूप होगी। रविंद्र जी, सिक्के के दोनों पहलू हैं जी। आ रहा हूं आलोक जी, आपने जिन शब्दों का, जिन वाक्यों का जिक्र किया बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब मंच पे पिता और पुत्र में झड़प हो रही हो ना तो वो मंच पर हो रही है, सार्वजनिक हो रही है, वो बंद कमरे में नहीं हो रही है, तो वो राजनीति की शुचिता पर सवाल उठाता है। जब चाचा के साथ भतीजे की भिड़ंत होती है तो वो राजनीति की शुचिता पर सवाल उठाता है, क्योंकि आप देश के लिए नहीं अपने दल के लिए, आपको लाखों चाहने वाले आपके फॉलोअर्स हैं, वो आपको फॉलो करते हैं, है कि नहीं रविंद्र जी? जी सही बात है। तो पैमाना ये भी है। हाँ है, बिल्कुल सहमत है इस बात। ठीक, आलोक जी रिएक्ट करना चाह रहे हैं, प्रोफेसर साहब आपके पास आ रहा हूं। आलोक जी बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए तिलक जी, सब लोगों ने मिला जुला कर इस बात को कबूला है कि स्तर गिर गया है, नेताओं का स्तर गिर गया है, शुचिता की कमी है, सच्चाई की कमी है। क्योंकि अभी के युग में लैक्टोमीटर दूध नापने का यंत्र है, अगर वो पानी को दूध बताने लगे यही हाल हो गया है। हमारे नेताओं में इतनी गिरावट है और इस गिरावट के लिए हम और आप भी जिम्मेवार हैं। हम और आप से, मेरा कहने का मतलब पत्रकार नहीं, ये नहीं, आम आदमी। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, पत्रकार भी हैं, मैं तो ये भी मानता हूं। नहीं, धर्म के नाम पर, मैं ये भी मानता हूं कि अगर हम छोटे छोटे नेताओं के बयान इस तरह से दिखाएंगे तो उनको और बढ़ावा मिलेगा। करते हैं, जो वोटिंग करते हैं धर्म के नाम पर, जात के नाम पर और अन्य कारणों के नाम पर, उसी सब का देन है ये। सही कहा राज भाई ने कि अगर हम लोग इस तरीके का डिबेट करके फेवर करके जाएं, अपने घर में अपने जवान बच्चे और बीवी के सामने गिरे हुए नजर आएंगे कि ये क्या बोल के आया है। अभी हम अपने नजरों में गिर चुके हैं, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। जातिगत भावना उतनी ही प्रबल हो रही है, धर्म उतना ही प्रबल होता जा रहा है और इन्हीं चीजों पर मूल्यांकन करके वोटिंग हो रही है। तो क्या होगा जब लैक्टोमीटर पानी को दूध बताएगा? तो क्या होगा? नापते रहो, हर चीज में दूध ही दूध दिखाई देगा, नापते रहो। जनता इसके लिए दोषी है, पब्लिक दोषी है और पब्लिक को कोई हक नहीं है रोने का। जो काटोगे, जो बोगे वही काट रहे हो। आलोक जी, इसके लिए मीडिया भी दोषी है, मैं तो खुल के कह रहा हूं। मीडिया भी दोषी है। ये जो जिन नेताओं का आप जिक्र कर रहे हो, इनका काम हो गया, ये इसीलिए बयान दे रहे थे, ये बयान इसीलिए दे रहे थे कि हम गाली देंगे, हमें चमकाएगी मीडिया। नहीं, मैं आपको सल्यूट करता हूं, मैं इस पर नहीं आना चाहता था, लेकिन आप खुद ही आ गए कि 80% मीडिया तो बिक गया है, उसको तो चाहिए फेवर, उसको चाहिए ऐड, जहां से मिल रहा है उसकी गुणगान कर रहा है। चलो, ये बात सही है। जितने भी स्तंभ है लोकतंत्र को कायम रखने के लिए, वो सब स्तंभ धराशायी हो चुके हैं। धराशायी का मतलब वो किसी न किसी रूप में बिक चुके हैं, सौदा कर लिया है अपना, उनकी अस्मिता नहीं है, प्रोफेसर साहब नहीं है। प्रोफेसर साहब, ये लक्ष्मण रेखा खींची कैसे जाए? कितनी आज मैं पहली बार इतना हैरान हूं, राज जी हो, रविंद्र जी हो, आलोक जी ने एक शब्दों में कहा कि हाँ गलत है।
नहीं देखिए, बिल्कुल मैं देखिए, ऐसा है कि जो भी सेंसिबल आदमी है, चाहे कहीं किसी पार्टी में कहीं भी है, वो ये बात को महसूस कर रहा है कि भाई ये बात गलत हो रही है। मैं सिर्फ दो बातें यहाँ से आपको कहना चाहता हूँ। एक तो मुझे लगता है कि जैसे बीच में बात आई, मैं 55 साल से अधिक समय से मीडिया के साथ एसोसिएटेड रहा, पहले पत्रकार रहा, बाद में पत्रकारिता शिक्षक रहा। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि सारी जो चीज हो रही है इसमें कहीं ना कहीं मीडिया की भी जिम्मेदारी है जी। हम लोग जब पत्रकारिता करते थे तो ऐसा नहीं था कि उस जमाने जो भी पॉलिटिशियन थे सब बड़े सचरित्र थे, हर एक की पर्सनल लाइफ थी, उसकी कुछ कहानियां थी, सब थी। जैसे मैं आपको एक चीज बिल्कुल इस पर ही बता सकता हूँ, केशव देव मालवीय जी ने देश को इतनी बड़ी सौगात दी, जो पूरा उन्होंने आज हमें ये ऑयल इंडस्ट्री जो दी, केशव देव मालवीय जी बहुत बड़े रीजन देता थे। लेकिन जवानी के दिनों में केशव देव मालवीय का किसी के साथ एफेयर हो गया था, एंड लव चाइल्ड वाज बोर्न आउट ऑफ दैट मैरिज। जब केशव देव मालवीय जी मंत्री बने केंद्र में, तो वो आदमी जो था, वो बच्चा जो बड़ा हो गया था, वो बड़ा एक आवारा तरह का लड़का हो गया था। वो आता था, ऐसे ऐसे मांगता था, मालवीय जी तो खैर बात नहीं करते, उनका पैसा स्टाफ उसे हैंडल करता था, और कभी वो पैसे कम मिले ज्यादा मिले तो फिर वो गाली वाली तरह शुरू कर देता था कि इन्होंने हवाई अप्पा के साथ ये किया, वो किया। उस जमाने के सब पत्रकार ही जानते थे कि ऐसी बात है। लेकिन क्योंकि केशव देव मालवीय का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन था, किसी पत्रकार ने ना ये बात कही, ना कभी लिखी, ना डिस्कस की। हम लोग तमाम बातें जानते थे पुराने ले जाओगे। आज क्या है कि क्योंकि पत्रकार मेहनत नहीं करता, सारी पत्रकारिता स्टूडियो में बैठ कर हो जाती है। हम लोग एक एक खबर के लिए दौड़ा भागी करते थे, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, साइकिल लगाते थे, सब होता था। तो हमें ये लगता था कि गंभीर चीज ज्यादा है। आज पत्रकार बैठा रहता है स्टूडियो में, मोबाइल से बात करी, कुछ किया नहीं, इसने उस पर तंज कसा, उसने ये कयास लगाया, बस 3 पलटवार किया, 4 शब्दों में पूरी पत्रकारिता हो जाती है। तो जब आप यही सब करेंगे, आपके पास कोई समाचार नहीं होगा, तो मानी बात है कि आप इन बयानों को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये लक्ष्मण रेखा सबके लिए होनी चाहिए। लेकिन बात अगर रवनीत सिंह बिट्टू की है, रवनीत सिंह बिट्टू की है, प्रोफेसर साहब मैं तो एक बात कहता हूं, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। लक्ष्मण रेखा किसने खींची थी? सीता ने खींची। लक्ष्मण रेखा खींचना हमेशा बड़े आदमी का काम होता है, छोटे आदमी का नहीं होता। अगर ये लक्ष्मण रेखा खींची जानी है तो ये प्रधानमंत्री को करनी चाहिए, पार्टी के अध्यक्ष को करनी चाहिए, कांग्रेस के अध्यक्ष को करनी चाहिए, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष को करनी चाहिए। जब आपने पूछा रेखा कैसे खींचेंगे, रेखा जब ये लोग खींचेंगे तभी, और ये लोग कब खींचेंगे जब लगेगा। बहुत अच्छी बात आलोक जी, ये जो आतंकवाद वाली बात, 1 मिनट सर, 1 मिनट, बहुत आप ही के पास आ रहा हूं मैं। ये जो रणजीत सिंह बिट्टू ने कहा आतंकवाद वाली बात, मुझे एक किस्सा याद आ गया। किसानों को आतंकवादी कहा गया, तब इन्हीं जनाब का खून नहीं खोला था। किन्होंने कहा था आतंकवादी? वो जो किसान आंदोलन के दौरान धरने पर बैठे हुए थे, वो आतंकवादी थे। आज आप कह दो कि राहुल गांधी आतंकवादी, लेकिन वो कौन था जो इन किसानों को आतंकवादी कह रहा था? आलोक जी, इस सवाल का भी तो उत्तर आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। मैं तो इतना ही कहूंगा, अंत में बहुत देर से ये डिबेट चल रहा है, सारी चीजें लगभग निकल के आ गई हैं। हाँ। हम लोगों के दफ्तर में इसको क्लिपिंग को मत भेजिएगा, नहीं तो कल से बोलने के लायक भी नहीं छोड़ेगा। आलोक जी, मुझे भी 18-19 साल तजुर्बा हो गया। आलोक जी, एक ही चीज कह रहा हूँ, अंजामे गुलिस्ता ढाने को सिर्फ एक ही उल्लू काफी था, हर डाल पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा? आलोक जी, मुझे भी 18-19 साल हो गए पत्रकारिता में, मैंने आज तक कोई ऐसा मुखर नेता नहीं देखा जो आपको देखा। बहुत कम नेताओं को मैंने सैल्यूट किया, आपको भी कर रहा हूं। धन्यवाद। नहीं, राज शर्मा जी बहुत अच्छा बोले हैं। नहीं, राज जी के तो हम कायल हैं, लेकिन राज जी एक बात चलते चलते आपको भी बतानी चाहिए। अंत में हम लोग ने झकझोरी दिया। नहीं राज जी, मैं तो सिर्फ वो अपना पत्रकारिता धर्म निभा रहा हूं। मैं धर्म का कोड नहीं करता, मेरी आदत है। मैं कभी धर्म पर, आप लोगों ने मेरे साथ सैकड़ों चर्चा की होंगी, मैं धर्म को कभी कोड नहीं करता, लेकिन आज मुझे मजबूरी में करना पड़ रहा है। राज जी जानते हैं क्या, तमाम शो पे बैठा रहता हूँ चावला साहब, लेकिन आज के शो पे बैठ के जितना मुझे अच्छा लगा इतना वो कभी नहीं लगा। आभार सर। राज जी, मैं चलते चलते एक बात कहना चाहूंगा जी। रविंद्र जी बहुत प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं, आप भी हैं।
मैं धर्म को कभी कोड नहीं किया, आप लोग मेरे साथ सैकड़ों डिबेट कर चुके हैं, लेकिन आज मुझे मजबूरन करना पड़ रहा है। ये मेरे हाथ में कड़ा है, कड़ा है, ठीक, बचपन से पहन रहा हूं। मेरे गले में खंडा है, खंडा समझते हैं आप? समझते हैं ना गुरुद्वारे में? हाँ, ठीक। मुझे आज तक, मैं बचपन से गुरुद्वारे जा रहा हूं, अभी भी जाता हूं, हर बार जाता हूं, मुझे आज तक एक व्यक्ति नहीं मिला, क्या एक भी कोई सिख नहीं मिला जो ये कह दे कि मुझे कड़ा पहनने पर, पगड़ी पहनने पर किसने रोका हो। एक भी नहीं मिला। आपको पेश करना चाहिए। अगर राहुल गांधी ये बात कह रहे हैं तो उनको पेश करना चाहिए उस शख्स को कि जिसे रोका गया हो। इतना तो मुझे याद है कि मेरे दादा बताते थे कि 84 में क्या हुआ था, क्योंकि हम लोग भी भुक्तभोगी हैं उसमें, कि कैसे केश समझते हैं ना सर, सर कटवा लिए थे, केश नहीं कटने दिए, 84 में कटे अपनी पहचान छुपाने के लिए, जब 3000 सिखों को चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया गया था। तो इसलिए अगर आप यह कह रहे हैं कि सिखों को रोका गया पगड़ी पहनने पर और कड़ा पहनने पर, मैं तो आपसे कह रहा हूं एक उदाहरण पेश करके जाइए, एक व्यक्ति कोई भी। करना चाहिए आपको, नहीं कर पाएंगे राज जी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसके लिए सब जिम्मेदार है, और उसमें इंक्लूडिंग मी। उन्होंने राहुल ने जो कहा उसका मतलब नहीं था, गलत ऐसे बहुत से पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं के जो आप लोग राजनीति करिए ना सर, कौन रोक रहा है, लेकिन एक मर्यादा कायम रखिए, कर सकते हैं, एक मर्यादा कायम रखिए। आप धर्म को सहारा बना लेते हैं, गलत है वो, कोई भी हो। थैंक यू सो मच रविंद्र जी, बहुत अच्छा लगा। राज जी, आलोक जी, प्रोफेसर साहब, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल मुझे दीजिए, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।